Hello student, good morning all of you and welcome. स्टूडेंट, धार्मिक संगठन जनसंख्या का हमने किया था लास्ट वीडियो में। उससे पहले भाषाई संगठन और जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ा था। जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाएं थी, वो हमने पढ़ी थी। आज हम जनसंख्या संगठन के बारे में, जो हमारा अंतिम टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन हम करेंगे। यानी कि जनसंख्या में जो श्रमजीवी लोग हैं उनको किस प्रकार से संगठित किया जाता है। संगठन का मतलब होता है कि जनसंख्या संगठन से अभिप्राय है कि जनसंख्या की किसी विशेषता को लेकर के उसका डिटेल में अध्ययन करना। तो इसलिए जनसंख्या संगठन में हम श्रमजीवी जनसंख्या का जब अध्ययन करेंगे तो इसमें हम जनसंख्या की श्रमजीवी विशेषताओं का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो श्रमजीवी जनसंख्या में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि श्रमिक हम किसे कहेंगे। श्रमिक जो व्यक्ति होते हैं तो उनको हम इसमें शामिल करते हैं, यानी कि जो लेबरर है हमारा, उनको हम इसमें शामिल करते हैं। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार से श्रमिकों का विभाजन कर लिया जाता है, जिसमें मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो कम से कम 183 दिन काम करता है एक साल में, कम से कम 6 महीने उसे काम मिलता है, तो वो मुख्य श्रमिक होता है, मेन लेबर कहलाता है। सीमांत श्रमिक या मार्जिनल लेबर उसको कहते हैं जो एक वर्ष में 183 दिन से काम कम उसको मिलता है। तो उसके आधार पर हम श्रमजीवी जनसंख्या के संगठन को आगे बढ़ाएंगे। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत में जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य नाम है मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मुख्य और सीमांत श्रमिक के अलावा जो भी लोग हैं उनको हम अश्रमिक श्रेणी में मानते हैं। तो अश्रमिक लोग भी हैं, सीमांत श्रमिक भी हैं और मुख्य श्रमिक भी हैं, जिनकी परिभाषा आपको बता दी गई है। ऐसा देखा गया कि भारत में श्रमिकों का अनुपात 39.8% है, जबकि 60% की विशाल जनसंख्या अश्रमिकों की है। सबसे पहले तो इन तीनों का अगर अनुपात देखें तो इसमें जो श्रमिक लोग हैं उनका 39.8 है और बाकी के 60% लोग क्या हैं, अश्रमिक हैं, यानी कि ज़्यादा जनसंख्या अश्रमिक है। यह एक आर्थिक स्तर को इंगित करता है जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है। क्योंकि ये जो लोग अश्रमिक हैं ये काम नहीं करते हैं, श्रम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है ये दूसरों पर आश्रित है। तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा है, काम करने वालों की संख्या कम है, तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात बहुत बड़ा है भारत में, जो आगे बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी प्राप्त लोगों की संख्या के बड़ी होने की संभावना की ओर इशारा करता है। अगर ये अनुपात बढ़ता है तो ये बेरोजगारी को बढ़ाने वाला साबित होता है आगे चलकर हमारे लिए। यानी कि 60% जो है श्रमिक हैं वो 40% लोगों पर डिपेंड करते हैं और एक बहुत बड़े बेरोजगारों के रूप में वो संख्या जो है उसको बढ़ाते हैं। तो भारत में श्रमजीवी जनसंख्या में जो श्रमिक है वो 40% के लगभग हैं, अश्रमिक लोग 60% के लगभग हैं। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, यानी कि कुछ राज्यों में औसत अनुपात है, कुछ में ज़्यादा है, कुछ में कम है। तो देखते हैं किस राज्य में ये श्रमिक कम है, किस राज्य में ज़्यादा है। गोवा में लगभग 39.6%, दमन और दीव में लगभग 49% सामान्य विभिन्नता दर्शाता है। श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय है। यानी कि श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्यों की बात करें तो ये राज्य आते हैं, जिसमें सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। इनमें जो औसत है देश का, उस औसत से ज़्यादा लोग काम में लगे हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव की प्रतिभागिता दर ऊंची है। भारत जैसे देश के संदर्भ में ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। भारत जैसे देश के लिए आर्थिक विकास का स्तर जहाँ पर निम्न होता है, हमारे देश में आर्थिक विकास का स्तर अभी विकसित नहीं हुआ है, निम्न स्तर पर है हमारा आर्थिक विकास, तो उसमें श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि इसमें लोग निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की
अवस्थाओं में जो काम करते हैं उन पर कामगारों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बहुत सारी जनसंख्या जो आश्रित है उनका पेट भरने के लिए बहुत सारे लोगों को काम पे लगना पड़ता है। आर्थिक जो विकास है हमारा वो नहीं हो पाया है। इसलिए भारत जैसे देशों में जितने भी विकासशील देश हैं, निम्न विकास वाले देश हैं, उनमें श्रम में सहभागिता दर ऊंची होती है। भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन देखें, इसका वास्तव में किसी व्यक्ति की खेती, विनिर्माण, सेवाओं में या किसी भी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं में लगे होने से है। यानी कि जो हम व्यावसायिक संगठन की बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी काम में लगा हुआ है उसको हम व्यावसायिक कहेंगे, चाहे वो खेती में लगा हुआ है, विनिर्माण में, व्यापार क्रियाओं में या किसी अन्य प्रकार की क्रिया में। द्वितीय और तृतीय सेक्टर की तुलना में प्राथमिक सेक्टर के श्रमिकों के एक बड़े अनुपात को दर्शाता है। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्राथमिक सेक्टर में आती है, तो श्रमिकों का ज़्यादा अनुपात कहाँ लगा हुआ है? कृषि सेक्टर में लगा हुआ है। दूसरे और तीसरे सेक्टर में कम है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर हैं। जो हमारी कुल श्रमजीवी जनसंख्या है, कुल श्रमजीवी जनसंख्या का मतलब हमारे देश की कुल जनसंख्या में जो 40% श्रमजीवी लोग हैं, अगर हम उन 40% की बात करें, उस 40% को 100 मान लें, तो उसमें से कुल लोग जो हैं वो 54% लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं या कृषि मजदूर हैं। जबकि केवल 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हुए हैं। जो घरेलू उद्योग है उनमें लगने वालों की संख्या काफ़ी कम है, 3.8% लोग ऐसा करते हैं। 41.6% अन्य श्रमिक हैं। घरेलू और कृषि के अलावा जो श्रमिक है, घरेलू उद्योग के अलावा और कृषि के अलावा, वो 41% लोग अन्य कार्यों में लगे हुए हैं जो श्रमिक है। जो गैर घरेलू उद्योग जैसे व्यापार में, वाणिज्य में, विनिर्माण में, मरम्मत के कार्यों में या सेवाओं में लगे हुए हैं, उन सब की प्रतिशत जो है वो 41% है। जहाँ तक देश की पुरुष और स्त्री जनसंख्या के व्यवसाय का प्रश्न है, पुनः श्रमिकों की संख्या पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में अधिक है। यानी कि पुरुष जो हैं वो प्राथमिक सेक्टर में भी महिलाओं से ज़्यादा हैं, सेकेंडरी सेक्टर में भी ज़्यादा है और टेरिटरी सेक्टर में, तीनों सेक्टरों में महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों की संख्या को दर्शाया गया है। पुरुषों की संख्या काम करने वाली है। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। अगर महिलाओं की बात करें तो द्वितीय और तृतीय के मुकाबले प्राथमिक सेक्टर में महिलाओं की संख्या कुछ ज़्यादा है। यद्यपि विगत कुछ वर्षों में महिलाओं की द्वितीय और तृतीय सेक्टरों की सहभागिता में सुधार हुआ है। महिलाओं की जो द्वितीय और तीसरे सेक्टर में लगी हुई संख्याएं हैं उनमें कुछ समय से सुधार हुआ है। यानी कि कृषि सेक्टर में ज़्यादा महिलाएं लगी हुई है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दूसरे और तीसरे सेक्टर में भी महिलाओं की संख्या में सुधार हुआ है। व्यावसायिक संवर्ग भारत की जनसंख्या को 4 प्रकार के श्रम संगठनों में बांटा गया है, जिसमें श्रमजीवी जनसंख्या मोटे रूप से इन चारों में विभाजित होती है। कृषि, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक, ये सारे जो है श्रमिक जनसंख्या का निर्माण करते हैं। यह जानना आवश्यक है कि पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में उतार दिखाई दिया है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो कृषि सेक्टर में जो श्रमिक लगे हुए थे उनकी संख्या में काफ़ी उतार दिखाई दिया, यानी कि उनकी संख्या काफ़ी कम हुई है। जैसे 2001 में 58% से 2011 में 54% वो संख्या रह गई थी। अभी 2021 की जनगणना होगी तो ये संख्या और कम होने की संभावना है। परिणामस्वरूप द्वितीय और तृतीय सेक्टर में सहभागिता दर बढ़ी है, दूसरे और तीसरे सेक्टर में बढ़ी है। यानी कि ये जो प्राथमिक सेक्टर से जो लोग निकले हैं 58% से 54% हुए हैं, ये दूसरे और तीसरे सेक्टर में कहीं ना कहीं काम पे लगे हैं, तो वहाँ पर इनकी संख्या बढ़ गई है। दूसरे और तीसरे सेक्टर में सहभागिता की दर ज़्यादा हो गई है। यह श्रमिकों को खेत आधारित रोजगारों पर निर्धारित और गैर खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता को इंगित करता है। यानी कि खेत पर जो आधारित रोजगार है उनकी कमी हुई है और गैर खेती आधारित जो रोजगार है उन पर निर्भरता लोगों की ज़्यादा बढ़ गई है। यह देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टरीय स्थानांतरण है। अब इससे सेक्टरीय स्थानांतरण होता है। सेक्टर का मतलब प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर, यानी कि लोग प्राथमिक सेक्टर से निकल करके कहाँ जा रहे हैं? दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, तीसरे सेक्टर में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये सेक्टरीय स्थानांतरण है, सेक्टरीय बदलाव है। देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता दर की स्थानिक भिन्नता है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। कहीं पर कृषक जो है वो ज़्यादा लगे हुए हैं श्रमिक के तौर पर, जैसे हिमाचल और नागालैंड में। दूसरी तरफ बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या ज़्यादा है। अब हिमाचल में और नागालैंड में कृषि करने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन कृषि के लिए जो मजदूर है वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है। दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी इत्यादि नगरीय क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात सेवाओं में लगा हुआ है। जो लोग बड़े नगरों में आ गए हैं,
बाहर के राज्यों से वो श्रमिक वो अन्य सेवाओं में लगे हुए हैं। यह न केवल सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता को बल्कि वृहद स्तर पर होने वाले नगरीकरण और औद्योगिकरण द्वारा गैर कृषि सेक्टरों में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता को भी इंगित करता है। इससे ये इंगित होता है कि कृषि जो भूमि है उसकी उपलब्धता कम होने के कारण वहाँ से निकल करके लोग नगरों में आते हैं, उद्योगों में काम करते हैं और गैर कृषि सेक्टरों में काम करते हैं, जहाँ पर श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है और वो बढ़ रही है। तो ये यही इंगित करता है कि कृषि सेक्टर पर निर्भरता कम हो रही है, दूसरे और तीसरे सेक्टर पर निर्भरता लोगों की बढ़ रही है। तो ये आपका जनसंख्या का श्रमजीवी संगठन जिसके बारे में हमने डिटेल में जाना। तो आपका ये लेसन फर्स्ट जो है वो आज कंप्लीट होता है। सेकंड लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इससे आधारित क्वेश्चंस आपको बता दिए गए थे वो करने हैं, और जो श्रमजीवी सेक्टर का जो क्वेश्चन है श्रमजीवी संगठन का, उसमें आपके एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भारत के कुछ राज्यों में श्रम सहभागिता दर का ऊंचा होना, इसके क्या कारण हैं, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का अधिकांश अंश संलग्न है, स्पष्ट करना है। तो ये सारे क्वेश्चन इसके आप में देख लेने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।